आज की ये कहानी एक परिवार की है जो अपने नए मकान में शिफ्ट हुआ, पर उस नए घर में उनके साथ ऐसी खौफनाक घटनाएं घटी जिसकी कल्पना उन्होंने अपने बुरे से बुरे सपने में भी नहीं की होगी। रैनी और जॉश दोनों बहुत खुश थे क्योंकि अभी अभी वो अपने तीनों बच्चों के साथ एक नए आलीशान मकान में शिफ्ट हुए थे। रैनी और जॉश के दो बेटे हैं, डेल्टन और फॉस्टर, और एक छोटी बच्ची कैली जो अभी सिर्फ 1 साल की है। जॉश एक स्कूल टीचर है, इसीलिए वो सुबह सुबह ही तैयार होकर अपने काम पर चला जाता है। डेल्टन और फॉस्टर भी अपने स्कूल चले जाते हैं। रैनी को पियानो बजाने का बहुत शौक है, इसीलिए वो अपनी पियानो प्रैक्टिस शुरू कर देती है। पर थोड़ी देर बाद बेबी मॉनिटर में कैली के रोने की आवाज़ आने लगती है, तो रैनी उसे जाकर चुप कराती है। पर जब रैनी वहाँ से वापस आने लगती है तो उसे एक आवाज़ सुनाई देती है जो कि एक दरवाजे के पीछे से आ रही थी। जब रैनी उसे खोलती है तो वो दरवाज़ा उसे उस मकान के एटिक में ले जाता है, पर वहाँ सब कुछ नॉर्मल था, तो रैनी एटिक से बाहर आ जाती है। इसके बाद पूरा दिन ऐसे ही बीत जाता है। रात को जॉश घर वापस आता है। थोड़ी देर बाद वो सब टीवी देखने लगते हैं। इसी दौरान डेल्टन अकेला ऊपर खेल रहा था कि तभी एटिक का दरवाज़ा धीरे धीरे अपने आप खुलने लगता है। जब डेल्टन उसकी तरफ देखता है तो वो उस एटिक में चला जाता है। नीचे जॉश और बाकी सब एक साथ बैठे थे कि तभी उन्हें डेल्टन की चीख सुनाई देती है, तो रैनी और जॉश जल्दी जल्दी ऊपर उस एटिक में जाते हैं। वहाँ डेल्टन उन्हें कहता है कि मैं सीढ़ी से गिर गया, पर एक अजीब तरीके का डर डेल्टन के चेहरे पर साफ दिख रहा था। जॉश और रैनी डेल्टन को उसके कमरे में ले जाकर सुला देते हैं और खुद भी अपने कमरे में जाकर सो जाते हैं। इसके बाद रात बीतती है और सुबह हो जाती है। सुबह जॉश डेल्टन को जगाने जाता है, पर बहुत देर कोशिश करने के बाद भी डेल्टन नींद से बाहर नहीं आता, तो जॉश और रैनी डेल्टन को हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। वहाँ जाकर उन्हें पता चलता है कि डेल्टन कोमा में चला गया है। डेल्टन के साथ क्या हुआ ये डॉक्टर को भी समझ में नहीं आता। इसके बाद 3 महीने बीत जाते हैं, पर डेल्टन अभी भी कोमा में है। ऐसे ही एक दिन रैनी पियानो बजा रही थी कि तभी उसे कैली के बेबी मॉनिटर में एक डरावनी आवाज़ सुनाई देती है जो कैली को कह रही थी कि तुम कुछ नहीं कर सकती, वो मुझे चाहिए, वो मुझे चाहिए अभी। उसी वक्त कैली जोर जोर से रोने लगती है, तो रैनी जल्दी से उसके कमरे में जाती है, पर वहाँ कोई नहीं था और कैली बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। उसी रात को फॉस्टर रैनी से कहता है कि हर रोज़ रात को डेल्टन के कमरे से किसी की आवाज़ें आती हैं और हर रोज़ रात को कोई मेरे बेड के आसपास घूमता है। तो रैनी ये बात जॉश को बताती है और कहती है कि आज मुझे कैली के कमरे से किसी की आवाज़ सुनाई दे रही थी, किसी औरत की आवाज़, पर जब मैं वहाँ गई तो वहाँ कोई नहीं था। तभी कोई उनके घर का दरवाज़ा खटखटाता है, तो जॉश कहता है कि इतनी रात तो कौन हो सकता है। वो नीचे देखने जाता है, पर वहाँ दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखता। तभी ऊपर रैनी को बेबी मॉनिटर में वही आवाज़ सुनाई देती है, तो रैनी कैली के कमरे में जाती है। वहाँ उसे एक डरावने चेहरे वाली बूढ़ी औरत दिखती है जो खिड़की से अंदर देख रही थी, तो रैनी डर कर चिल्लाने लगती है। जब जॉश ऊपर आता है तो वो औरत वहाँ से गायब थी। तभी उनके घर का अलार्म बजता है, तो जॉश जितनी तेज़ी से ऊपर आया था उतनी तेज़ी से नीचे जाता है। वहाँ किसी ने उनके घर का दरवाज़ा तोड़ दिया था, तो जॉश डरे डरे से पूरे घर की तलाशी लेता है, पर उनके घर में उनके सिवा और कोई नहीं था। इसके बाद जैसे तैसे वो रात बीत जाती है। अगले दिन जॉश को स्कूल में पिछली रात की यादें सता रही थी, इसीलिए वो अपना काम भी ठीक से नहीं कर पा रहा था। दूसरी तरफ उनके घर एक डॉक्टर आई हुई थी डेल्टन को देखने,
पर डेल्टन की हालत में कोई सुधार नहीं था। डॉक्टर के जाने के बाद जब रैनी डेल्टन का बिस्तर ठीक कर रही थी तो उस बिस्तर पर खून से लथपथ किसी के हाथ का निशान था। शाम को जब जॉश घर आता है तो रैनी बाहर बैठी हुई थी। जब जॉश इस बात का कारण पूछता है तो रैनी जवाब देती है कि इस घर में हमारे अलावा और कोई भी है, कोई है जो हमें अपनी मौजूदगी का एहसास करवाना चाहता है। रात को जब भी मेरी आँख खुलती है तो मुझे हमारे आसपास किसी के कदमों की आहट सुनाई देती है। और रैनी जॉश को वो चादर भी दिखाती है। तो जॉश कहता है कि कल हम इस घर को छोड़ देंगे। इसके बाद रात के करीब 2 बजे रैनी की आँख खुलती है। तभी कोई उनकी खिड़की से गुजरता है। जब रैनी उस खिड़की की तरफ देखती है तो वो आदमी अचानक उनके कमरे में आ जाता है और रैनी पर हमला कर देता है। जब तक जॉश उठता है तब तक वो आदमी गायब हो चुका था। इस घटना से रैनी बहुत ज़्यादा डर जाती है। अब इस घर में रहना तो दूर, एक एक पल बिताना भी मुश्किल था। तो जॉश और रैनी अगले ही दिन एक नए घर में शिफ्ट हो जाते हैं। वहाँ जॉश की मॉम लॉरेन रैनी की मदद के लिए आती है। वो रैनी को कहती हैं कि तुमने जो भी किया एकदम ठीक किया। पर तभी उन्हें जॉश के परिवार की ग्रुप फ़ोटो दिखती है। लॉरेन उस फ़ोटो को ध्यान से देखती है और कहती हैं कि मैं हैरान हूँ, जॉश ने तुम लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाई। रैनी को ये बात अजीब लगती है, पर फिर भी रैनी बहुत खुश थी क्योंकि उसे लग रहा था कि नए घर में आकर सब कुछ ठीक हो जाएगा। पर उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि ये तो सिर्फ एक शुरुआत है। इसके बाद रैनी उस घर की सफाई करने लगती है। पर उस नए घर में भी रैनी को एक बच्चे का भूत दिखता है, जिसे देखकर रैनी अंदर तक सहम जाती है। जब जॉश घर वापस आता है तो वो देखता है कि रैनी एक प्रीस्ट के साथ बैठी हुई है। उस प्रीस्ट के जाने के बाद रैनी जॉश को उस बच्चे के बारे में बताती है। वहीं बैठी लॉरेन कहती है कि रैनी जिनके बारे में बात कर रही है वो सच में है। कल रात मुझे एक सपना आया था। इस पूरे घर में अंधेरा था, हम सब सो रहे थे पर कोई जाग रहा था। जब मैंने डेल्टन के कमरे का दरवाज़ा खोला तो वो उस कमरे के कोने में खड़ा था। और जब मैंने उससे पूछा कि तुम क्या चाहते हो तो उसने कहा, डेल्टन। मैं वो डरावनी आवाज़ कभी नहीं भूल सकती। तभी लॉरेन को वो शैतान जॉश के पीछे दिखता है। उसे देखकर लॉरेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और उसी वक्त डेल्टन के कमरे से आवाज़ें आने लगती हैं। जब वो सब उस कमरे में जाते हैं तो उस कमरे का सारा सामान बिखरा पड़ा था और डेल्टन भी अपने बिस्तर से नीचे गिर गया था। तो लॉरेन तुरंत पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स को बुलाती है, जिनके नाम थे स्पेक्स और टकर। वो दोनों अपने इक्विपमेंट से पूरे घर को ऑब्जर्व करते हैं। पहले तो उन्हें लगता है कि यहाँ कुछ भी अननेचुरल नहीं है, पर घर के एक कोने में टकर को 2 लड़कियों की आत्मा दिखती है। तो वो स्पेक्स से कहता है कि जल्दी से एलिस को फ़ोन लगाओ। थोड़ी देर बाद एलिस जॉश के घर आती है। एलिस जॉश को देखकर कहती है कि तुम बहुत बड़े हो चुके हो। तो जॉश उनसे पूछता है कि आपने मुझे पहले कभी देखा है। तो एलिस कहती है कि बहुत समय पहले तुम्हारी मॉम मेरी दोस्त थी। इसके बाद एलिस डेल्टन के कमरे में जाती है। थोड़ी देर बाद एलिस को कुछ महसूस होता है। जब वो छत की तरफ देखती हैं तो वो जल्दी जल्दी कुछ बोलने लगती हैं और स्पेक्स उसे ड्रॉ करने लगता है। कुछ समय बाद जब रैनी उस स्केच को देखती है तो उसमें एक लाल चेहरे वाला शैतान था। और बिल्कुल ऐसी ही तस्वीरें डेल्टन ने कोमा में जाने से पहले बनाई थी। थोड़ी छानबीन करने के बाद एलिस जॉश और रैनी को बताती है कि तुम्हारा बेटा कोमा में नहीं है, उसका शरीर यहाँ है पर उसकी आत्मा यहाँ नहीं है। ये सब बुरी आत्माएं तुम्हारे बेटे के पीछे हैं। आपके पुराने घर का इससे कोई संबंध नहीं। डेल्टन को शुरू से ही एक बीमारी है, वो सोते समय
अपने शरीर से बाहर निकल सकता है और वो हमेशा ऐसा करता है, पर इस बार वो अपने शरीर में वापस नहीं आ पाया। डेल्टन एक ऐसी दुनिया में खो गया है जो इंसानों के लिए नहीं है। डेल्टन आत्माओं की दुनिया में है और उसका शरीर यहाँ बिना आत्मा के पड़ा है। अब उसके शरीर पर काबू पाना आसान है और इसीलिए सभी बुरी आत्माएं उसके आसपास घूमती हैं ताकि वो डेल्टन के शरीर पर किसी तरह काबू पा सकें। पर इन सब के सिवा एक शैतान है जो बहुत खतरनाक है और उसे रोकना बहुत मुश्किल है। तो रैनी एलिस से पूछती है कि कोई तो तरीका होगा डेल्टन को वापस लाने का। तो एलिस कहती है कि एक तरीका है। इसके बाद रात हो जाती है। टकर और स्पेक्स सारी तैयारी कर देते हैं। तो एलिस जॉश और रैनी को बताती है कि मैं इस प्रक्रिया की मदद से आत्माओं की दुनिया में डेल्टन के साथ संपर्क करने की कोशिश करूंगी। पर इसी दौरान अगर तुम्हें हमारे आसपास कोई आत्मा दिखे तो तुम उससे कोई भी बात नहीं करोगे, ना ही उससे कोई सवाल पूछोगे और ना ही उसके सवालों का जवाब दोगे। इसके बाद एलिस आत्माओं की दुनिया से संपर्क बनाती है तो वहाँ उसे डेल्टन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि बहुत डरा हुआ था और रो रहा था। पर तभी उन्हें उस शैतान की आवाज़ सुनाई देने लगती है जो उन्हें कहता है, मैं तुम सबको मार डालूंगा। और तभी वो शैतान डेल्टन की बॉडी को पोजेस कर लेता है और उन सब पर हमला कर देता है। उसी वक्त और भी कई बुरी आत्माएं उनके कमरे में आ जाती हैं। इसीलिए एलिस को तुरंत वो प्रक्रिया बंद करनी पड़ती है और तभी सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। इसके बाद एलिस लॉरेन को उनके घर बुलाती है। तो लॉरेन जॉश को बताती है कि जब तुम 8 साल के थे तब तुम्हें भी एक बूढ़ी औरत की आत्मा परेशान करती थी क्योंकि तुम भी अपने शरीर से बाहर निकल सकते थे। इसीलिए आज डेल्टन भी ऐसा कर सकता है। उस समय पहले तो मैंने तुम्हारी बात पर यकीन नहीं किया, पर एक दिन जब मैंने तुम्हारी फ़ोटो क्लिक की तो वो बूढ़ी औरत तुम्हारे साथ खड़ी थी। हर एक फ़ोटो के साथ वो तुम्हारे करीब आती गई और तब एलिस ने ही तुम्हें उस बूढ़ी औरत की आत्मा से बचाया था। समय बीतने के साथ तुम उस बात को भूल गए हो, पर आज भी तुम कहीं ना कहीं फ़ोटो क्लिक करवाने से डरते हो। तो एलिस जॉश को कहती है कि अकेले तुम ही डेल्टन को बचा सकते हो, इसीलिए तुम्हें उस दुनिया में जाना होगा। तो जॉश उनकी बात मान जाता है। एलिस जॉश को आत्माओं की दुनिया में भेज देती है। वहाँ चारों तरफ सिर्फ अंधेरा था। उसी अंधेरे में जॉश को उनका पुराना घर दिखता है तो वो उसके अंदर जाता है। तभी जॉश के पास से एक औरत की आत्मा गुजरती है। उस घर में और भी कई आत्माएं थीं। जॉश वहाँ तब तक सुरक्षित था जब तक कि उन आत्माओं को पता नहीं चलता कि जॉश उनमें से एक नहीं है। जॉश वो पूरा घर छान मारता है पर डेल्टन उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो उस घर के एटिक में जाता है। वहाँ उसे एक लाल दरवाज़ा मिलता है, ठीक जैसा डेल्टन की तस्वीरों में था। तो जॉश उसके अंदर जाता है। वहाँ उसे डेल्टन मिल जाता है जो जंजीरों से बंधा हुआ था। तो जॉश उसकी जंजीरों को खोल देता है, पर तभी डेल्टन उसे कहता है कि वो हमें देख रहा है। जब जॉश पीछे मुड़कर देखता है तो वही शैतान उन्हें देख रहा था। तभी वो उन पर हमला कर देता है, पर जॉश डेल्टन को लेकर किसी तरह उस एटिक से बाहर निकल जाता है। पर तब तक सभी आत्माओं को पता चल जाता है कि जॉश एक इंसान है और वो सभी उनके पीछे पड़ जाती हैं। दूसरी तरफ असल दुनिया में भी हलचल होने लगती है। उस घर की लाइट चली जाती है और उन सबको आत्माएं दिखने लगती हैं। इधर जॉश डेल्टन को उनके घर तक ले आता है, पर उस घर के अंदर जाकर वो दोनों बिछड़ जाते हैं। जॉश को उसी बूढ़ी औरत की आत्मा दिखने लगती है और वो शैतान डेल्टन पर हमला कर देता है, पर डेल्टन अपने शरीर तक पहुंच जाता है। दूसरी तरफ जॉश उस बूढ़ी औरत को कहता है कि मैं तुमसे नहीं डरता। तो वो बूढ़ी औरत हंसने लगती है और वहाँ से चली जाती है। तो जॉश और डेल्टन दोनों जाग जाते हैं
और असल दुनिया में वापस आ जाते हैं। सब कुछ ठीक हो जाता है। रैनी डेल्टन को खाना देती है। जॉश एलिस को कहता है कि आपने मुझे नई दुनिया दिखाई, पर एलिस थोड़ी परेशान दिख रही थी। तभी एलिस जॉश की एक फ़ोटो क्लिक करती है और तभी दूसरी तरफ रैनी को एक चीख सुनाई देती है। जब रैनी उस कमरे में जाती है तो वहाँ एलिस की लाश पड़ी थी और एक फ़ोटो जिसमें जॉश की जगह वही बूढ़ी औरत खड़ी थी। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है दोस्तों।